हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि द जुकू वैली को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था धोलावीरा को लेकर के। तो धोलावीरा एक आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में हमारे इंडिया का जो गुजरात स्टेट है उसके कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। धोलावीरा साइट की लोकेशन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है हमारे इंडिया के एट स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होती है। तो गुजरात में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के ऊपर ही एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है धोलावीरा साइट का। धोलावीरा साइट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो 5 लार्जेस्ट साइट्स हैं उनमें से एक है धोलावीरा साइट। 1967-1968 में जेपी जोशी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे उन्होंने इस साइट की खोज की थी। तो इसकी लोकेशन को लेकर के और इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट है, यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू की फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है चार्जशीट को लेकर के। 2016 में एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आया था और उसी को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा था। यूथ बार एसोसिएशन में एक केस था, इसमें कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो भी एफआईआर जो रजिस्टर की जाती है उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है पुलिस को और जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर एक तरीके से पोस्ट करना होता था। ये यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दिया गया था। तो इसी को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा था। उस टाइम ये बोला गया कि देखो जो चार्जशीट है उसके बेसिस पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन की जा सकती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो प्रोसीजर है, चार्जशीट का जो प्रोसीजर है, ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, तो इसको 24 आवर में पब्लिश करना गवर्नमेंट वेबसाइट पर और पुलिस के सिस्टम पर ये जरूरी नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। और स्टेट जो है वो इसके लिए ओब्लिगेट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है हमारे जो यहाँ देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो श्रीलंका की विजिट पर हैं और यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि देखो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस को सपोर्ट करने के लिए इंडिया आगे आया और आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वहाँ पर क्रेडिट करवाने के लिए श्रीलंका को कि मनी जो है दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर डेप्ट पॉलिसी में इस तरीके से ट्रैप हुआ है श्रीलंका, तो उनको कुछ मनी की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जाए ताकि जो अपने इश्यूज है उनको काम डाउन कर सके। तो यहाँ पर इंडिया ने आगे होकर के जो भी आईएमएफ की तरफ से उनको 2.9 बिलियन डॉलर का जो सपोर्ट मिलने वाला है उसमें उन्होंने अपनी तरफ से पहले अश्योर किया है आईएमएफ को कि आप ये मनी जो है वो दे सकते हो श्रीलंका को। देखो यहाँ पर जो आईएमएफ है उन्होंने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रखा था कि श्रीलंका के जो क्रेडिटर्स है मतलब इंडिया, जापान और चाइना, ये जब अश्योर करेंगे कि हाँ ये मनी जो है उनको दिया जा सकता है, तो ये पैकेज जो है जो एक रिलीफ पैकेज होगा, उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा, ये मनी जो है उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ इंडिया ने अपनी तरफ से एश्योर किया है। हमने पहले भी इस आर्टिकल को डिस्कस किया था कि जो जापान है वो पेरिस क्लब का मेंबर है और पेरिस क्लब ये है कि कोई भी कंट्री इस तरीके के इशू में ट्रैप हो जाता है, उनको लगता है कि वो मनी जो है उनके पास नहीं है और वो डेप्ट पॉलिसी में ट्रैप हो गए हैं, उनके पास मनी नहीं है, तो यहाँ पर पेरिस क्लब वो एक ग्रुप है जो अश्योर करता है आईएमएफ को कि इन कंट्रीज़ को आप एक तरीके से सॉल्व करने में इनकी प्रॉब्लम में हेल्प करिए। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया ने हेल्प करने की बात की। अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो आज के नहीं है,
लगभग 2500 साल पुराने इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन रहे हैं। बहुत ही अलग अलग पॉइंट पर इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो हमारे रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन हमेशा से रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में कल्चर, डिफेंस, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इन सभी सेक्टर में इंडिया और श्रीलंका जो है वो आपस में मिल करके कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बहुत सारे इश्यूज की अगर हम बात करें तो एक फिशिंग जो इश्यूज है, या साथ ही साथ में जो तमिल एक इशू है, वो दोनों कंट्रीज के बीच में कभी कभी देखने को मिलता भी है। देखो, श्रीलंका की जो लोकेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक है। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे इंडिया का सर्दर्न पार्ट, यहाँ देखिए ये सर्दर्न पार्ट, और यहाँ पर है श्रीलंका। तो ये जो लोकेशन है ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। हर कंट्री जो है वो इंडियन ओशियन पर अपनी पावर को डोमिनेट करने के लिए इस कंट्री से जो रिलेशन है वो बेहतरीन करने की हमेशा से कोशिश करता रहा है। और यही बेसिक रीजन है कि चाइना ने यहाँ पर जो है वो इनको डेप्थ दिया, इनको इकोनॉमिक सपोर्ट करने की कोशिश की, और यहाँ पर जो हम्बनटोटा पोर्ट है फिर उसको अपने अंडर 99 ईयर लीज के लिए अपने अंडर कर लिया। तो ये बेसिक रीजन है कि यहाँ पर लोकेशन या यहाँ पर इस कंट्री के साथ में, श्रीलंका के साथ में रिलेशन बेहतरीन हुए तो इंडियन ओशन पर आप एक तरीके से अपना जो डोमिनेंस है या अपनी जो स्टेबिलिटी है इस एरिया में फोकस कर सकते हो। तो हमारे इंडिया के और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो बेहतरीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपकी नेबरहुड पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में आपके रिलेशन बेहतरीन रहे तो आप पीस और स्टेबिलिटी आपकी कंट्री में बनी रहेगी। आप अदर पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि आप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आप जो है अपनी कंट्री के लिए फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर फ्रंट पेज पर ही, तो हमारे इंडिया का जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके खिलाफ में एक तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जो यहाँ के चीफ हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्ज लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जो भी रेसलर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। तो कांग्रेस ने बोला है कि डिजोल्व कर दिया जाए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। देखो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और हमारे इंडिया में रेसलिंग को गवर्न करने की एक बॉडी है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी हमने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि चाइना की जो पॉपुलेशन टाइम के साथ में बहुत जल्दी डिक्रीज हो रही है, इससे सबक जो है, एक सीख जो है वो अदर कंट्रीज़ को भी लेना चाहिए। और वो कंट्रीज जो टाइम के साथ में फोकस कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है कम हो कम हो कम हो, तो उनको यहाँ पर सोचना चाहिए कि एक टाइम के बाद में जो कंट्री है उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड इस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है कि वहाँ पर 60+ एज के लोग ज़्यादा होते हैं, और एक वर्किंग प्रोफेशन, मतलब आप 15 to 59 जो यूथ जो है आपके पास में वो काफ़ी कम बचता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो, जो चाइना है वहाँ पर 1980s के टाइम में एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाई गई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी। हालांकि 2016 में इसको रिलीफ दिया गया और 2 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर चाइना ने फोकस किया, लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से, इकोनॉमिक रीजन की वजह से अभी भी वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 2 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर वापस लौट करके नहीं आ रही है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि टाइम के साथ में वहाँ पर जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, मतलब 60+ एज जो है, उस ग्रुप के लोग ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। और वहाँ पर यहाँ पर बताया गया है कि 2050 तक अगर हम बात करें तो 35% जो है वहाँ की जो पॉपुलेशन का 35% जो है वो 60+ एज ग्रुप पॉपुलेशन का पार्ट रहेगा। मतलब यूथ जो है वो काफ़ी कम रहेगा और जो ओल्ड एज के लोग जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो 2050 तक चाइना को अपने हेल्थ केयर सेक्टर में सिर्फ जो ओल्ड एज लोग हैं उनको टारगेट करते हुए 26% अपनी जीडीपी का खर्च करना होगा, क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको हेल्थ सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। यूथ एज आपके पास में कम है, जॉब के अकॉर्डिंग जो है वो आपको यूथ मिलेगा नहीं, तो ये अदर आपकी कंट्री के ऊपर अदर तरीके से भी इफेक्ट करेगा। तो इंडिया जो है वहाँ पर फोकस करना होगा। इंडिया जो है वो इन्हीं कंट्रीज से सीख लेते हुए, जैसे कि जापान में भी सेम इशू हुआ था, वहाँ पर भी इसी तरीके की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज देखने को मिला, जिसके बाद में वहाँ पर यूथ एज जो है वो काफ़ी कम
और जो ओल्ड एज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती गई। तो इन सब से फोकस करते हुए हमें जो है वो फोकस करना चाहिए कि एक टाइम के बाद में क्या होता है कि अगर स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन अभी फॉलो की जाती है तो एक टाइम के बाद में जो यूथ पॉपुलेशन है, ओके, जो आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो उन सभी जॉब के लिए आपको यूथ जो है वो अवेलेबल हो भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो ये जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, इसमें बहुत सारे डाटा है, लेकिन ये जो हमने 2050 तक इतनी पॉपुलेशन 60 हो जाएगी, इतनी पॉपुलेशन को जीडीपी को इस पे खर्च करना होगा, ये कुछ डाटा आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से जैसे मेंस में पूछ लिया कि प्रेजेंट टाइम में जो वर्ल्ड जो है वो एक तरीके से एजिंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए जाए ताकि इशू जो है वो कम हो सके और यूथ एज जो है वो बनी रह सके, क्योंकि आपका जो भी प्रोसीजर है उसके लिए आपको यूथ एज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है G20 ग्रुप की जो प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास में उसको लेकर के। तो राइटर ने यहाँ पर बताया है कि देखो इंडिया ने जब प्रेसिडेंसी ली G20 ग्रुप की तो इंडिया ने यहाँ पर फोकस किया है कि हम इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो है वो अपनी बात रखेंगे, ग्लोबल फूड, एनर्जी, फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सभी के ऊपर जो है क्लाइमेट क्राइसिस, ये इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटी है और इंडिया को यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स के ऊपर रिप्रेजेंट भी किया जाना चाहिए। हालांकि इंडिया जो है वो उन्होंने कुछ प्रायोरिटीज़ अपनी रखी हैं, जैसे कि ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इन सभी के ऊपर फोकस करने की बात की है। साथ ही साथ में इंडिया जो है वो रिजिलियंट ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इन सभी के प्रोग्रेस के ऊपर भी काम कर सकता है। इंडिया ने अपना मोटो दिया है G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी के लिए, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। साथ ही साथ में विमेन का जो पार्टिसिपेशन है कि विमेन लेड डेवलपमेंट जो होना चाहिए, इसके ऊपर भी इंडिया ने फोकस किया है। तो राइटर ने यहाँ पर बताया है कि जो हमारा साउथ एशिया है वहाँ पर जो कंट्रीज हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इंडिया को यहाँ पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ में जो ग्लोबल साउथ पार्ट है उसकी प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। तो इंडिया जो है किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर सकता है, तो देखो जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, ओके, उनकी मेजोरिटी प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया में आप डिस्कस करो तो कंट्री जो है उनको मेजोरिटी में प्रॉब्लम क्या है कि जो बॉर्डर इश्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट तो यहाँ पर फोकस किया गया है कि बॉर्डर रिलेशंस जो है अगर हमारे बेहतरीन हुए तभी जा कर के हम इन इश्यूज को जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ पर श्रीलंका की प्रॉब्लम दी गई है कि वहाँ पर फूड प्राइजेज जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेरिजन करें तो। पाकिस्तान में जो है वो फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, ओके। बांग्लादेश जो है वहाँ पर फ्यूल के प्राइजेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो इंडिया को क्या करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और साउथ एशिया में पीस लाने के लिए सबसे पहले तो इनके साथ बॉर्डर रिलेशन बेहतरीन हो, फिर इन सभी कंट्रीज की जो वॉइस है उनको अच्छे से इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे। यहाँ पर राइटर का ये भी बोलना है कि साउथ एशिया में जो इकोनॉमिक बर्डन है कंट्रीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके ऊपर भी फोकस हमें जो है वो किया जाना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि G20 ट्रोइका की बात करें तो इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील एक तरीके से जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, मतलब या फिर आप बात करो कि साउथ, ग्लोबल साउथ जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 2025 में साउथ अफ्रीका को प्रेसिडेंटशिप मिलेगी G20 ग्रुप की। तो एक तरीके से ग्लोबल साउथ, मतलब राइटर का ये बात बोलना है कि आपको एक पोस्ट मिली है तो उसमें आप किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, इन सभी बातों को आप ध्यान रखो। आपके पास में प्रेसिडेंटशिप 1 साल के लिए है, तो आप एक तो साउथ एशिया की जो प्रॉब्लम्स है उनको वहाँ पर रिप्रेजेंट करो कि भाई जो ग्लोबली लेवल पर जो इशू चल रहा है इसकी वजह से, और क्लाइमेट जो है इसकी वजह से साउथ एशिया की कंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पर राइटर का ये भी बोलना है कि जो ग्लोबल साउथ जो पार्ट है, मतलब पुअर और डेवलपिंग कंट्री जो है, इनके ऊपर भी इंडिया को फोकस करना चाहिए। उनके जो इश्यूज है उनको भी रिप्रेजेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि जो प्रॉब्लम्स है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो फोकस कर सकें कि अच्छा ये इशू हो रहे हैं, ये कंट्री जो है इन प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पर डिजर्टिफिकेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो
ज़्यादा देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम्स जो है, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है, इन सारे इश्यूज के ऊपर जब हम फोकस करेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर, तब जा करके ये प्रॉब्लम्स जो है उनको हम काउंटर कर पाएंगे। ओके, तो लास्ट में यहाँ पर एनर्जी, हेल्थ एंड फाइनेंस, इनके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है कि जो साउथ एशियन नेशन है, यहाँ पर अगर हम बात करें एनर्जी की, तो ये मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो अभी भी फोसिल फ्यूल के ऊपर ज़्यादातर इनकी डिपेंडेंसी है। 70% तक इनकी एनर्जी जो है वो फोसिल फ्यूल से आती है। हेल्थ सेक्टर में बात करें तो हेल्थ सेक्टर में भी प्रमोशन की ज़रूरत है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की इन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनके ऊपर जो है वो इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है इन पॉइंट्स को लेकर के कि साउथ एशिया में ये सारे इश्यूज हैं। और देखो, फोसिल फ्यूल का जब हम क्या करेंगे, एमिशन करेंगे, और एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को जब हम लेकर के आएंगे, और जब रिन्यूएबल एनर्जी को आप लेकर के आओगे तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है, क्लाइमेट के इश्यूज तो कम होंगे, कंट्री का जो बर्डन है फोसिल फ्यूल के ऊपर वो कम होएगा, साथ ही साथ में वहाँ की फाइनेंस और इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव होएंगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो एडिटोरियल पेज पर है, जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि पंचायत लेवल पर अगर हम बात करें, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पर जो हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो हमने काम किया था, उसमें अभी भी बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो वहाँ पर नहीं दिए गए हैं। मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं उनके पास में वो सारे राइट्स नहीं हैं जो उनके पास होने चाहिए। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से कर्व कर लेती है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को, और बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स जो हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, और वहाँ पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सारे राइट्स उनके पास होने चाहिए, ये अभी भी नहीं है। तो यहाँ पर राइटर ने फोकस किया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं लोकल लेवल पर, वो जो पावर को अपने कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट कर्व करने की कोशिश करती है, उसमें हमें डाइल्यूजन चाहिए, ताकि जो पंचायत जो है, मतलब ग्राम पंचायत जो है, वो अपने राइट्स को यूज कर सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो बिहार जो है वहाँ पर सेंसस कंडक्ट करवाई जा रही है कास्ट बेसिस पर। ओके, अब बिहार पहला स्टेट नहीं है जहाँ पर कास्ट सेंसस जो है कंडक्ट करवाई जा रही है। पहले भी जो है इस तरीके का अलग अलग स्टेट में, कुछ स्टेट्स में देखने को मिली, लेकिन वो जो डाटा है वो रिलीज नहीं किए गए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन रजिस्टर करवाई जा रही है कि कास्ट सेंसस को जो है रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है कि कास्ट सेंसस के बेसिस पर जो पिटीशन है वो एक तरीके से रजिस्टर ना की जाए, क्योंकि लोग अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, पीपल अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए इस तरीके की जो पिटीशन है वो रजिस्टर करवाते हैं। तो देखो, कास्ट सेंसस के लिए बिहार में काफ़ी लंबे टाइम से देखने को मिल रहा था, वो चाहते थे कि कास्ट सेंसस हो, क्योंकि इसका बेसिक रीजन वो ये बताते हैं कि कौन सी कास्ट कितनी मेजोरिटी में है, इसके बेसिस पर हम जो है, और कौन सी कास्ट को कौन से राइट्स जो है वो नहीं दिए गए हैं। तो ये हमारे पास डाटा होंगे तभी तो हम फोकस करेंगे ना। लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बेसिस पर ये बोला जा रहा था कि जो कास्ट की संख्या ज़्यादा है, कौन सी कंस्टिट्यूएंसीज में कहाँ पर कास्ट ज़्यादा है, इसके बेसिस पर जो है फिर वोट कास्टिंग जो है, या फिर वोटों की जो पॉलिटिक्स जो है वो स्टार्ट होगी, और जो कास्ट ज़्यादा है उसी के ऊपर फोकस किया जाएगा, जिनकी संख्या कम है उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर WHO की फॉर्मर साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली है। यहाँ देखिए, फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रही हुई है सौम्या स्वामीनाथन WHO की। उन्होंने बोला है कि टीबी को लेकर के इंडिया जो है वो अपने यहाँ पर वैक्सीनेशन बना सकता है। इंडिया जो है वो न्यू टीबी वैक्सीन के लिए लीड कर सकता है, ऐसा इंडिया एफर्ट्स अपने डाल सकता है, क्योंकि कोविड के टाइम में इंडिया ने जो वैक्सीन के ऊपर काम किया और उसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ को बेनिफिट भी हुआ। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2025 तक का हमने टारगेट ले रखा था टीबी एलिमिनेशन का, लेकिन जिस तरीके से हमारे एफर्ट्स हैं उस तरीके से हम 2025 तक अपने टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अभी 1 लाख लोगों के ऊपर अगर हम देखें तो 300 टीबी के केसेस आते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर स्वामीनाथन जो है उन्होंने बोला है कि जब उन्होंने एज ए डॉक्टर ज्वाइन किया था तब भी सेम केसेस देखने को मिलते थे, मतलब चेंजेस जो है वो नहीं देखने को मिला है।
ओके तो हमें अगर अचीव करना है टीबी एलिमिनेशन टारगेट्स को तो हमें फोकस करना होगा न्यूट्रिशन के ऊपर, क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। पुअर फैमिलीज जो हैं जहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल ना के बराबर है वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये केसेज जो है टीबी के वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो फोकस करे किसके ऊपर, न्यूट्रिशन लेवल के ऊपर, ताकि जो इशू है उनको हम कर्व कर सकें और जो हमने टारगेट डिसाइड किया है उसको भी हम अचीव कर पाए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो 1 जुलाई 2022 से हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको बंद करेंगे और उसकी जगह पर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से रिव्यू करने की बात की गई है कि जो हमने क्या किया था, प्रोसीजर स्टार्ट किया था, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाया है। तो अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो अभी भी जो है जो बेसिक प्रोविजन रखे गए थे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिए वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। ओके तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।